मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज के न्यूज पर हम आपको एक स्पेशल खुलासा दिखाने वाले हैं। यूनिफॉर्म खरीद का बड़ा खेल। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म खरीद का बड़ा खेल। यूपी समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के विद्यालयों में एक बड़े खेल को अंजाम दिया गया है और इस पूरे खेल का खुलासा आज हम के न्यूज पर करने जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग प्रदेश के 84 विद्यालयों में छात्रों को सरकार के द्वारा स्कूल ड्रेस खरीद का यह पूरा खेल, जिसे निदेशालय से लेकर शासन स्तर के अधिकारियों की मिली भगत से खेला गया है, जिसमें अफसरों ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। किस तरह से लगभग 15 करोड़ रुपए के खेल को अंजाम दिया गया है, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। यूपी समाज कल्याण विभाग में यूनिफॉर्म खरीद के नाम पर हुआ खेल। निदेशालय से लेकर शासन स्तर के अधिकारियों की मिली भगत का खेल। आश्रम पद्धति के विद्यालयों में छात्रों के यूनिफॉर्म खरीद में सामने आया गड़बड़ घोटाला। कमीशनबाजी के चक्कर में अफसरों ने नियम कानून सब तोड़ डाला। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में काम कर रहे कुछ नौकरशाह उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा आश्रम पद्धति के विद्यालयों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म खरीद का है। दरअसल 24 जुलाई 2019 को जारी एक शासनादेश को आधार बनाकर समाज कल्याण विभाग के अफसर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में यूनिफॉर्म खरीद कर रहे हैं। प्रदेश में आश्रम पद्धति के ऐसे 84 विद्यालय हैं जिनके छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा यूनिफॉर्म मुहैया कराई जानी है। वैसे तो आमतौर पर अब सरकारी विभागों में अगर एक पेंसिल की भी खरीद करनी है तो उसके लिए जैम पोर्टल की अनिवार्यता कर दी गई है। मतलब एक पेंसिल की भी खरीद सरकारी विभाग करेगा तो उसे इसे जैम पोर्टल से खरीदना होता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीद का काम एक ही एजेंसी को एक तरफा दे दिया है, जिस पर 2019-20 में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आपूर्ति दर से अधिक मूल्य का भुगतान देने का आरोप है। आइए आपको समझाते हैं कि समाज कल्याण के अधिकारियों ने किस तरह से इस खेल को अंजाम दिया। 24 जुलाई 2019 को प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग ने एक शासनादेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों, संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड यूपी का उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं श्री गांधी आश्रम तथा हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के माध्यम से लघु एवं कुटीर और हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता की जाती है। मतलब उपरोक्त किसी भी संस्था, निगम अथवा विभाग को अगर किसी वस्त्र की खरीद करनी है तो इन 5 संस्थाओं से ही की जाए। लेकिन इसी विभाग द्वारा 23 अगस्त 2017 को जारी एक शासनादेश के अनुसार 30 लाख से ऊपर की खरीद में अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल पर ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल का इस्तेमाल करके ऐसे विक्रेता से खरीद की जा सकती है जो आवश्यक गुणवत्ता एवं आपूर्ति सबसे कम समय और कम मूल्य पर करे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि समाज कल्याण के अधिकारियों द्वारा न जेम पोर्टल के लिए जारी शासनादेश का पालन किया गया और न ही क्रय अनिवार्यता संबंधी
शासनादेश का पालन किया गया। नियमतः समाज कल्याण विभाग को यूपी का राज्य हथकरघा निगम, खादी ग्रामोद्योग से पोषित संस्थाओं, गांधी आश्रम या हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम सहित सभी संस्थाओं से प्रस्ताव मांगना चाहिए। इन सभी के सैंपल मंगवाने चाहिए। फिर एक कमेटी बनाकर किसी टेक्सटाइल एक्सपर्ट से उनके सैंपल की गुणवत्ता को परखना चाहिए था। उसके बाद जो भी संस्था मानकों को पूरा करती उसे 15 करोड़ रुपए का ऑर्डर देना चाहिए, अथवा जो संस्थान मानक पूरा करते उन सबको आपूर्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री से लेकर विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक और समाज कल्याण के निदेशक तीनों की कृपा यूपिका पर ऐसी हुई कि तीनों ने करोड़ों रुपए की पूरी आपूर्ति का काम एक तरफा यूपिका को दे दिया। हालांकि वर्ष 2019-2020 में यही आपूर्ति यूपिका को 60% और उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को 40% दिया गया था, जिसमें यूपिका ने तय मूल्य से ज्यादा भुगतान विभाग से ले लिया था, जिसकी बाकायदा सीएम से शिकायत भी की गई। अब आप ही सोचिए, जिस संस्था पर सरकारी पैसे के गमन का आरोप हो, उसी संस्था को समाज कल्याण विभाग के अफसर 1 साल बाद ही पूरे प्रदेश के स्कूलों में यूनिफॉर्म खरीद का काम सौंप चुके हैं, जिसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए था। के न्यूज के लिए लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की रिपोर्ट। और यहां पर आपने पूरा मामला तो समझ लिया, लेकिन आपको बता दें कि जब ये मामला उजागर हुआ तो के न्यूज संवाददाता ने यूपी समाज कल्याण विभाग के मंत्री रमापति शास्त्री के आवास पर जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि पहले तो मंत्री जी ने साफ मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये मामला धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच रहा है तो उन्होंने खुद हमारे संवाददाता को बुलाया और उनसे बातचीत करी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आश्रम पद्धति के चलाए जा रहे विद्यालयों में ड्रेस खरीद को लेकर अनियमितताओं पर जब हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री रमापति शास्त्री से मुलाकात करने की कोशिश की तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मंत्री जी आवास पर नहीं है। अगर हम बात करें अंदर की तो जो मंत्री जी के आवास के अंदर जो गाड़ी खड़ी है वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यानी कि स्कॉट की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन हम लोगों को ये मना किया जा रहा है कि मंत्री जी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से गेट बंद कर दिया गया है, यानी कि मंत्री जी की गाड़ी अंदर है लेकिन बाहर ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि मंत्री जी नहीं। वहीं पर अगर देखें स्कॉट की गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी है वो भी बाहर भी खड़ी है, अंदर भी खड़ी है, लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्री जी अंदर नहीं है। यानी कि मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ इस तरह की भयंकर अनियमितताएं इस ड्रेस खरीद घोटाले में देखी जा रही हैं, जिस वजह से मंत्री जी जो इसके समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं वो लगातार बचने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। ये आपने देखा कि जब मंत्री ने मिलने से मना कर दिया, जब मंत्री जी को मामले की उजागर होने की खबर मिली तो उन्होंने के न्यूज संवाददाता को खुद बुलाया और मामले पर बात की है। अब क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी तक हमको पूरी कोई जानकारी है नहीं, आपने बताया है तो मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा और जो पॉजिटिव होगा उसके लिए। यूनिफॉर्म खरीद का बड़ा खेल, यहाँ पर हम आपको आज एक बड़ा घोटाला दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि एक पेंसिल भी खरीदनी होती है तो वो जेम पोर्टल में अपलोड होती है, यानी कि ऑनलाइन सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। तो आखिर ये ऑफलाइन टेंडर कैसे दे दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा बिल्कुल साफ है, वो लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो खत्म करके रखेंगे यूपी में, तो उनके नौकरशाह ही उनकी मंशा को यहाँ पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, यूनिफॉर्म खरीद का ये बड़ा घोटाला जो आज हम के न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा को यहां पर पलीता लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूरा प्रोसेस जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जेम पोर्टल पर कहा जाता है कि एक पेंसिल भी खरीदनी है तो उसमें ये डेटा अपलोड होता है, तो आखिर इतना बड़ा टेंडर कैसे पास हो गया, वो भी ऑफलाइन?
बिल्कुल यसी वाजिब सवाल पूछा आपने। हमारी खबर भी इसी पे आधारित है कि किस तरीके से ये टेंडर पास किया गया, किस तरीके से एजेंसियों को काम दिया गया। देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल 24 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसके तरफ से एक शासनादेश जारी होता है। उस शासनादेश में साफ तौर से 5 एजेंसियों, वो सारी गवर्नमेंट बॉडी हैं, 5 उपक्रमों को, 5 एजेंसियों को बताया गया, बाकायदे बताया गया कि इन एजेंसियों से ही क्रय अनिवार्यता है। कि मतलब अगर कोई भी वस्त्र या इस तरह का तमाम, उसमें करीब 11 आइटम है। मैं आपको बता दूं कि 11 आइटमों की खरीद सिर्फ समाज कल्याण विभाग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग अगर शूटिंग शर्टिन, काटन बंद दरी, हक्का बैट, साड़ी, धोती, बेडशीट, पर्दे के कपड़े, ऊनी कंबल, फर्सी दरी, तमाम ऐसे 11 आइटम है कि अगर इनकी खरीद कोई भी विभाग करता है तो इन 5 एजेंसियों को उसमें वरीयता दी जाए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अभी हम इस शासनादेश की बात कर रहे हैं। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर से यह बताया गया है कि इसमें सभी एजेंसियों से, जो एक तरह से समाज कल्याण निदेशालय है जिसने ये काम दिया, जो जिसे सप्लाई का काम है, यूनिफॉर्म सप्लाई करना है, उसे तकरीबन 5 जो एजेंसियां हैं उन 5 एजेंसियों से प्रस्ताव मांगना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं हुआ। हमने बार बार इस मामले में बात करने की कोशिश की। शुक्रवार से हम ये टीवी पर प्रोमो चला रहे हैं। शुक्रवार को में जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं के रविंद्र नायक, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई अनियमितता नहीं हुई है, आप आइए हमसे मिलिए, बिना हमारे मिले ये स्टोरी है न करिएगा। लेकिन लगातार हम कोशिश करते रहे, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। हालांकि आज बात हुई और आज फिर उन्होंने 1:30 बजे का समय हमें दिया है कि हम इस पर बात करेंगे। लेकिन वहीं उसके उलट समाज कल्याण मंत्री हैं, जब उनके पास जाते हैं तो उनकी स्थिति थोड़ी सी असहज हो जाती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मामले में अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराएंगे। अब हम आ जाते हैं इस शासनादेश पर। अगर इन 4 एजेंसियों को मान लिया जाए कि इन 4 एजेंसियों को के प्रस्ताव मांगे गए थे, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि प्रस्ताव मांगना चाहिए था, अगर मांगे गए हैं तो कब मांगे गए हैं। उसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किन किन संस्थाओं ने प्रस्ताव दिया है। उसके बाद जो सैंपल, जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने फोन पे हमें बताया कि जिसकी सैंपल क्वालिटी अच्छी थी उसे उन्होंने सारा का सारा काम दे दिया। लेकिन जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसमें हमें पता चल रहा है कि जो हस्तशिल्प विकास विपणन निगम है उसका भी सैंपल पास हुआ था और उसके अलावा यूपीका का भी सैंपल पास हुआ था। शासन स्तर से 80% और 20% के हिसाब से वहां पे बताया गया कि इन दोनों लोगों को काम दे दिया जाए। लेकिन जब यह मामला मंत्री जी तक पहुंचता है तो मंत्री जी गोल गोल घुमा देते हैं और 100 का 100% काम उन्हें दे देते हैं। तो ये भी एक सवाल है। उसके अलावा जो क्वालिटी की बात जहां तक कही जा रही है कि जिसका सैंपल कौन कैसा है, उसमें अगर कोई भी आप कपड़े की खरीद करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि उसमें भी क्वालिटी एक्सपर्ट होते हैं, टेक्सटाइल एक्सपर्ट होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां के एक्सपर्ट होते हैं। एक कमेटी बननी चाहिए। ये सारा काम शासनादेश के हिसाब से हो रहा है, तो कम से कम जो शासनादेशों में जो नियम है उनका भी पालन होना चाहिए। तो ना तो कोई कमेटी बनाई गई कि जो सैंपल वेरीफाई करे, मतलब जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं या फिर जो प्रमुख सचिव बैठे हुए हैं, क्या वो इस बात का निर्धारण करेंगे कि किसका सैंपल अच्छा है, किसका सैंपल खराब है। और बाकी अगर जिसका सैंपल फेल कर रहे हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं हस्तशिल्प विपणन निगम का, उसका सैंपल गया था, उसका सैंपल पास हुआ था, लेकिन उसका सैंपल पास हुआ था लेकिन उसे काम नहीं दिया गया। तो यह भी बताना होगा कि ये जो सरकारी उपक्रम है ये सभी 5 सरकारी उपक्रम है और इन्होंने अगर घटिया सैंपल अगर विभाग को दिया क्या तो विभाग ने उस पर कार्रवाई की। ये सब तमाम सवाल, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। भारत सरकार का ही एक मतलब बड़ा ही प्रभाव, मतलब भारत सरकार की मंशा है और भारत सरकार की तरफ से 2017 में ही एक शासनादेश जारी किया गया था समस्त प्रदेशों के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है और उसी से मिला जुला उत्तर प्रदेश में भी शासनादेश जारी किया गया है कि 25 लाख अमूमन अगर एक पेंसिल भी, जैसे आपने अभी उदाहरण में बता रही थी कि एक पेंसिल की भी खरीद होती है तो जेम पोर्टल से होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में जेम पोर्टल को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। हमारी प्रमुख सचिव साहब से बात हुई, फोन पर बात हुई, हालांकि अभी उन्होंने ऑफिशियल वर्जन नहीं दिया, लेकिन उनका कहना कि उन्हें जेम पोर्टल पे, मतलब जो शासनादेश है शासनादेशों की कहीं अवहेलना नहीं की। लेकिन ऐसी मेरे पास जेम पोर्टल का जो आदेश है वो मेरे पास है। ये 2007 ये अनिल कुमार ने जारी किया था। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि मैं आपको माफ करिएगा, ये
आदेश जो क्रयादेश के लिए जो अनिवार्यता है उसके आदेश का लेटर है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ पहला ही जो पॉइंट है उसमें साफ तौर से इस जिक्र किया गया है कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रम, निगम, प्राधिकरणों, यूपी का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, वित्त पोषित प्रमाणित संस्थाएं, गांधी आश्रम, हस्तशिल्प विकास विपणन निगम इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय की अनिवार्यता हेतु आपूर्तिकर्ताओं संस्थाओं द्वारा विक्रय किए जाने वाले समस्त उत्पादों को चिन्हित ब्रांड के अंतर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय किया जाएगा। मतलब ये देखिए, ये शासनादेश है हमारे पास, ये शासनादेश है जिसमें लिखा गया है कि जो क्रय अनिवार्यता वाला शासनादेश है, जिसमें ये बताया गया कि इन 500 एजेंसियों को सरकारी उपक्रमों के माध्यम से खरीद करनी है समस्त विभागों को। लेकिन उसके अलावा उसमें यह भी कंडीशन है कि इन 5 से अगर आप खरीदते हैं तो वो जेम पोर्टल के थ्रू ही करेंगे। हाँ, इसमें जेम पोर्टल पे एक ऑप्शन है कि आप इसमें जो है प्रियॉरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट यानी पैक के थ्रू इन 4-5 संस्थाओं से प्रस्ताव मांगेंगे, तो इसका भी कहीं पालन नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब पालन नहीं, क्यों पालन नहीं किया गया? निश्चित रूप से इसे समझना होगा कि अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन टेंडर करते हैं तो इसमें हो सकता है 4 कंपनियां पार्टिसिपेट करें। हम ये साफ तौर से कह सकते हैं, इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे मामले में नीचे से ऊपर तक कमीशनबाजी का बड़ा खेल हुआ है। कमीशनबाजी का बड़ा खेल अगर ना होता तो कम से कम सभी संस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता, सभी संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे जाते, सभी संस्थाओं से सैंपल कलेक्ट किए जाते। वो जो सैंपल लिया गया है उस सैंपल का बाकायदे टेक्सटाइल एक्सपर्ट की या विभाग के अधिकारियों के साथ एक कमेटी बनाई जाती, वो सैंपल पास किया जाता, तब जाके आदेश जारी किया जाता। लेकिन बजाय इसके 2 दिन से 3 दिन से हमारे ये चैनल पे प्रोमो चल रहा है कि बजाय इसके कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए, जो विभाग के अफसर हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हुए, चाहे समाज कल्याण के निदेशक हुए, चाहे विभागीय मंत्री हुए, उन लोगों ने बिना सोचे समझे ये आदेश जारी कर दिया और अलग अलग माध्यमों से ये हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि हम इस खबर को न चलाएं। लेकिन आप समझिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं खड़े किया जा सकता, उनकी मंशा पे कोई सवाल नहीं खड़े किया जा सकता। सुबह जब योगी आदित्यनाथ जब सूबे के मुख्यमंत्री बने तो एक नए कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में। पता चलता कि अधिकारी 11 बजे 12 बजे तक दफ्तरों में नहीं पहुंचते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सुबह 7 बजे काम करना शुरू कर देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि कहीं भी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए। उसकी जमीनी कोई भी शासन की योजना हो, कोई कार्यक्रम हो, खुद मौजूद रहते हैं और जमीनी हकीकत जिलों का दौरा करके, जैसा आजकल देख रहे हैं आप, वहां जाके शासन की जमीनी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे अफसर, ऐसे मंत्री, ऐसे राजनेता, ऐसे अधिकारी, जो लोग एक तरह से पूरी की पूरी उनकी मेहनत पर पानी फेरने पे लगे हुए हैं। फिलहाल इस मामले में और भी जो जानकारी होगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। लेकिन मनीष जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता जिशान हैदर जी जुड़ चुके हैं। जिशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। जिशान जी, आज के न्यूज में हम एक बड़ा घोटाला दिखा रहे हैं जहां पर यूनिफॉर्म खरीद पर घोटाला हुआ है। एक ऐसी कंपनी जिस पर सरकारी पैसे के गमन का आरोप है, उस कंपनी को 1 साल बाद ही प्रदेश के स्कूलों का टेंडर दे दिया गया है और पूरा का पूरा 100% काम सौंप दिया गया है, और जो कि जेम पोर्टल पर इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। क्या कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, मैं तो के न्यूज को साधुवाद दूंगा कि कम से कम वो इस तरह की खबरें बता रही हैं, और जिस तरह से आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कि उसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में आज जो भी घोटाला करता है या घोटाला उजागर करता है, कहीं ना कहीं उसको प्रचारित करने का काम किया जाता है, अगर चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो पत्रकार हो। आप देखिए, आपको अच्छे से याद होगा आगरा में क्या हुआ था। एक अधिकारी ने लिखा तो उस घोटाले को न करके आपने अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया था। तो इस तरह के 50 घटनाएं हैं। कोरोना में भी इन लोगों ने घोटाले किए, सबको पता है किस तरह से खरीदी गई हैं चीजें और किस तरह से उसमें कितने की चीज कितने में खरीदी गई। और अगर रमापति राम शास्त्री जी के विभाग में ये चीज हुई है तो सबसे पहले उनको सामने आना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि किस तरह से एक दागी कंपनी को इन लोगों ने काम दे दिया। इसका मतलब जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में लगातार कि यहाँ पे जो है अंडर टेबल काम होता है, उसके बाद ओवर द टेबल काम होता है, उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। और हमें लगता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पाई जा रही हुई,
जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो कहते हैं कि नो टॉलरेंस सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा घोटाले हमें लगता है आजादी के बाद अगर किसी सरकार में हुए हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसमें हुए हैं। और जिस दिन ये सरकार से बाहर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे कैसे कौन कौन से घोटाले यहाँ उजागर होंगे, क्योंकि इस वक्त घोटालों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालने का कार्य चल रहा है। बिल्कुल। जिशान जी, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, रमापति शास्त्री की अगर हम बात करें तो उनका तो साफ कहना है कि हमारे संज्ञान में ये मामला ही नहीं है और अब आपने बताया है तो हम आगे जांच और कार्रवाई करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश नौकरशाह चला रहे हैं। अगर एक मंत्री जिसको उस पद पे बैठाया गया है, वो मंत्री जो कह रहा है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं है, ये अपने आप में एक सोचने का विषय वस्तु है। और हमें नहीं लगता है कि रमापति शास्त्री को ये चीज नहीं पता होगी। ये सब बचने के बहाने हैं, क्योंकि अगर मंत्री के बिना संज्ञान में अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति अपने आप में दिखाती है। जी जिशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। यहाँ पर मनीष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, यहाँ पर आपने जिशान हैदर को सुना, उन्होंने कहा कि हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि रमापति शास्त्री को इस बात की जानकारी ना हो, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको अगर आपके विभाग की जानकारी नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, बिल्कुल यशी सही कह रही हैं आप। ईशान भाई ने भी सवाल जो जवाब दिया वो भी सही है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मंत्री को जानकारी नहीं हो, लेकिन चूंकि अब किसी से छुपा नहीं हुआ है कि प्रदेश में इस समय अगर नौकरशाहों में कुछ नौकरशाह ऐसे भी हैं कि जो बहुत सारे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसमें मंत्री को जानकारी तक नहीं होती है, मंत्री को पता तक नहीं होता है, मंत्री तक फाइल नहीं पहुंचती है। लेकिन अब इसमें मंत्री जी ने फाइल साइन की है, नहीं साइन की है, उनके संज्ञान में है या अथवा नहीं है, ये तो हम जरूर 1-2 दिन के अंदर देख लेंगे, क्योंकि हमारे सामने ऑन कैमरा रमापति शास्त्री जी ने ये कहा है कि इस मामले की पूरे मामले की जांच कराएंगे। अगर इस मामले में कहीं भी कोई इस तरह से लापरवाही बरती गई है या अगर इस तरह से कहीं भी कोई किसी मतलब धांधलेबाजी हुई है तो उसे वो दिखवाएंगे। तो अब हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा कि रमापति शास्त्री जी इस मामले में कुछ कार्रवाई करते हैं कि नहीं, वो विभागीय प्रमुख सचिव से इस मामले में बातचीत करते हैं नहीं, या अगर नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बयान दिया कि हम इसकी बात जांच कराएंगे। हम ये भी जरूर उनसे पूछेंगे क्या आपने इसमें जांच कराई, क्या बातचीत की। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कि ये एक बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ जहां पे सूबे के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश में है कि चीजों को बेहतर कैसे बनाया जाए, विपक्षियों के मुंह कैसे बंद कराया जाए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने, आपने देखा होगा, 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई, एक से एक बढ़कर उपलब्धियां उन्होंने गिनाई कि किस तरीके से पहले प्रदेश में किस तरीके से माहौल था, किस तरीके से सरकारी नौकरियां बढ़ती थी तो एक परिवार के लोग सड़कों पे आ जाते थे, किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन ये तमाम चीजें जो उनके दावे हैं, उन दावों के उलट ऐसे कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद भी उनको शर्मिंदा करने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसी अगर ये चीजें, मान लीजिए अगर ये चीजें सही हो जाए, यूपी का को हम इसलिए कह रहे हैं सरकारी धन का उन्होंने गमन किया था क्योंकि मेरे पास एक लेटर ये भी है, एक लेटर जो बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आश्रम पद्धति के विद्यालयों में 19-20 में किस तरीके से यूपीका और उसके विभाग के कुछ लोगों को, यूपीका और विभाग के कुछ लोगों के द्वारा मिलकर खेल किया गया, किस तरीके से घोटाला किया गया। तो तमाम दस्तावेज हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तमाम दस्तावेज मीडिया तक पहुंच जाते हैं, हमारे आप तक पहुंच जाते हैं, तमाम शिकायतें हमारे आप तक पहुंच जाती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, खासकर जो है अगर देखा जाए, चूंकि किसी भी विभाग का जो HOD होता है, उस विभाग का प्रमुख सचिव होता है, उस विभाग के मंत्री होते हैं, ये लोग होते हैं, कोई भी चीजें इन लोगों के संज्ञान में ही आके होके जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब चीजें इन लोगों को नहीं दिखती। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि किस तरीके से मामले को साइलेंटली निपटा लिया जाए। ये मामला है जिस मामले का हम खुलासा कर रहे हैं, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव बनाए गए कि इस खबर को ना चलाया जाए, बहुत सारे आरोप लगाए गए कि इस खबर को ना चलाया जाए। तो हम ये खबर अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं और हम लगातार इसका फॉलो अप भी करते रहेंगे। इसके पहले भी हमने एक खबर जब दिखाई थी कि किस तरीके से विधानसभा विधान परिषद में भर्तियों में घोटाला हुआ था, वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। चूंकि कोर्ट तक पहुंच गया इसलिए हम उस पर नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला होगा सबके सामने आएगा। तो
ऐसे मामले, ऐसे लोग अभी भी हैं शासन और सरकार में बैठे हैं। और हमारी अपील है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि कम से कम ऐसे लोगों के मामलों को जरूर, वो अगर कहीं ऐसा मामला निकल के सामने आता है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराएं, और अगर ऐसे लोग वास्तव में इस तरह का काम कर रहे हैं तो उन्हें दंडित करने का काम करें, कि जिससे एक नजीर बन सके कि उनकी सरकार में ऐसा काम करने से पहले एक बार सोचे। बहुत सारे मतलब बेसिक तमाम कागज हैं, तमाम पेपर हैं, और हमें तो ये तक बताया गया, हम चूंकि ऑन स्क्रीन बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते कि यूपीका को काम क्यों दिया गया, वो कौन सा पूर्वांचल का व्यवसायी है जिसे यूपीका के माध्यम से ये पूरा काम दिया जाना है, वो पूरा का पूरा उस व्यवसायी के बारे में बताया गया, उस व्यवसायी के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया, बहुत बड़ा माफिया भी है उसके बारे में बताया गया, कि उसको काम देने के लिए पूरा व्यू रचना की गई, जिसमें 20% तो शासन की तरफ से प्रस्ताव बना के ये भी बताया जा रहा है कि प्रस्ताव 20% एक और एजेंसी को देने को कहा गया था, लेकिन जब फाइल मंत्री जी के पास पहुंचती है तो वो सब कुछ गोल हो जाता है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जो हमने सामने रखी हैं। अब प्रमुख सचिव साहब ने फिर एक बार मुझसे मिलने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि आप मुझसे मिलिए, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप कह रहे हैं कि शासनादेश का वायलेशन हुआ है तो हमें बताइए कहां वायलेशन हुआ है, तो हम उनके सामने भी ये रखेंगे कि ये शासनादेश है और इस तरीके का वायलेशन हुआ है। फिर देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, उनका जो जवाब होगा वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। जी मनीष जी, यहाँ पर मैं एक बार आपसे ये समझना चाहूंगी, ये प्रोसेस जो है ये क्या पूरा प्रोसेस रहा होगा? एक बार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि जो चीज पोर्टल में होनी चाहिए थी या जो ऑनलाइन होनी चाहिए थी वो ऑफलाइन कैसे हुई, और ये घोटाला पूरा कैसे अंजाम दिया गया होगा? ऑडियो नहीं आ रही, लगता है मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं आज यूनिफॉर्म खरीद पर एक जो बड़ा खेल किया गया है, ये घोटाला हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मनीष जी लगातार बता रहे हैं कि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जो रमापति शास्त्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम इस पर जांच करेंगे, तो आगे देखना होगा किस तरीके से जांच की जाती है। हालांकि फर्जीवाड़ा एक बड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने आपको पूरी रिपोर्ट में ये बात समझाई है कि जेम पोर्टल जो है वहां पर एक पेंसिल भी अगर आपको खरीदनी है तो वहां से खरीदेंगे, और वहां पर वो पूरा डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंटली होगा। तो आखिर इतना बड़ा टेंडर दे दिया गया, वो भी ऑफलाइन, क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? मनीष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मनीष जी, यहाँ पर एक घोटाले का एक पूरा प्रोसेस जो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि घोटाले का एक पूरा जो प्रोसेस है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये ऑनलाइन से ऑफलाइन कैसे हो गया? जी, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर आपको समझा रहा हूं कि 23 जुलाई 2019 को एक शासनादेश उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से होता है, और उस शासनादेश में ये बताया गया था कि 5 एजेंसियों के लिए क्रय अनिवार्यता का आदेश जारी किया जाता है, और 11 प्रोडक्ट दिए जाते हैं कि 11 चीजें अगर खरीदनी है जो खासकर है, उसमें नाम है कुछ शूटिंग, शर्टिंग, कॉटन, हक्का, साड़ी, धोती, मतलब वस्त्र से जुड़े, मतलब कपड़े से जुड़े हुए, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो अगर खरीदना होता है तो वो आप इस शासनादेश के आधार पर करीब 5 एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, इन 5 एजेंसियों से खरीद सकते हैं। उसमें खादी ग्रामोद्योग तरह वित्त पोषित संस्थाएं भी हैं कि इन्हें अनिवार्यता देनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी लिखा गया है कि इन्हें अनिवार्यता देनी है, बाकायदे इनका पैक देना है, और जेम पोर्टल के थ्रू ये पूरा का पूरा प्रोसेस कराना है, और उसके बाद कोई ऑर्डर देना है। अब उदाहरण के तौर पर, लेकिन मनीष जी ऐसा नहीं किया गया, और यही वजह है कि हम आज इस घोटाले पर बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये घोटाला किया गया है, यूनिफॉर्म खरीद पर एक बड़ा खेल किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जो मंशा है उसको पलीता लगाते हुए अधिकारी साफ देखे जा रहे हैं, नौकरशाह भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जेम पोर्टल का आदेश जो है वो भी नहीं माना जा रहा है। मनीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के विद्यालयों में एक बड़े खेल को अंजाम दिया गया, और इस पूरे खेल का खुलासा हमने के न्यूज पर किया। समाज कल्याण विभाग प्रदेश के 84 विद्यालयों में छात्रों को सरकार के द्वारा स्कूल ड्रेस खरीद का यह पूरा खेल, जिसे निदेशालय से लेकर शासन स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से खेला गया है, जिसमें अफसरों ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि रमापति शास्त्री का कहना है कि इस पर जांच की जाएगी। आपकी के न्यूज की तरफ से यह खबर संज्ञान में आई है, और इस
इस पर जांच की जाएगी। ये तो देखना होगा कि क्या कुछ जांच की जाती है। फिलहाल के न्यूज इंडिया देखते रहिए, के न्यूज इंडिया। नमस्कार।